ठंड में गरीब बहू के ससुराल आई दो अमीर सहेलियां। चलो चलो सारे बच्चे बाहर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए चलो, आज तुम्हारा गेम पीरियड है। सारे बच्चे बाहर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, पर अक्षरा कांप रही थी। क्या हुआ अक्षरा, तू कांप क्यों रही है? चलना बाहर खेलेंगे, तो कुछ नहीं होगा। नहीं यार, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं जा सकती हूँ। अरे यार, तेरा स्वेटर तो फट रहा है कोनी पर से, इसलिए तुझे और ठंड लग रही है, क्योंकि हवा घुस रही है। ऐसा कर, तू मेरा स्वेटर ले ले। नहीं यार, मैं तेरी चीज कैसे ले सकती हूँ, फिर तुझे ठंड लगेगी। नहीं यार, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैंने डबल गरम वाली इनर पहनी है, तू ये ले ले। फिर तान्या अपनी गरीब सहेली को स्वेटर उतार कर दे देती है और वह उसका फटा हुआ स्वेटर पहन लेती है। उसके बाद वह गेम पीरियड में बाहर खेलने जाते हैं तो क्लास की एक लड़की तान्या का मजाक उड़ाती है। तान्या, ये क्या हो गया तुझको? तू तो अभी कुछ दिन पहले ही अपना नया स्वेटर लाई थी और ये फटा हुआ स्वेटर कैसे आ गया? अच्छा, तेरी गरीब सहेली का तुझ पर परछाव पड़ गया होगा, तभी तू भी गरीब जैसी दिखने लगी आजकल मुझे। कावेरी, माइंड योर लैंग्वेज, मेरा स्वेटर कैसा भी हो तुझे क्या? अरे अक्षरा का फटा हुआ स्वेटर इतना कैसे चमक रहा है? अमीर सहेली ने अपनी गरीब सहेली को ठंड लगने से बचाया है ना। ओए कावेरी, अपनी हद पार कर रही है, अब उसे कुछ भी मत बोल। उसने जो भी किया है मेरे लिए किया है, मुझे कहना है मुझे कह दे। हाँ, तभी तो अर्चना और तान्या तेरी सहेली हैं, क्योंकि वो अमीर है और तू गरीब। तूने ये सोचा उनसे दोस्ती करके अपनी जरूरत की चीज मांग लूं, तभी तो उनके साथ अच्छा अच्छा खाना खाती है, खुद सूखी प्याज रोटी लाती है और अब उनसे स्वेटर भी उतरवा लिया। तेरा सही है। कावेरी, अपनी जुबान को लगाम दे। हमारे बीच अमीर गरीब जैसी कोई दीवार नहीं है, हम मिलजुल कर प्यार से रहते, तेरी तरह नहीं है जो अपने पैसों का घमंड करे। बिल्कुल सही बोली अर्चना, आगे से हमसे उलझियो मत, वरना मैम से कंप्लेंट कर देंगे। हाँ जा बोल दे, मैं डरती नहीं हूँ, मैम को कह दूंगी मैं भी। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम बच्चे आपस में लड़ क्यों रहे हो? चलो, गेम पीरियड ऑफ हो गया है, खेला तो है नहीं तुम लोगों ने, क्लास में चलो अब। तभी सारे बच्चे क्लास में चले जाते हैं। दरअसल अर्चना और तान्या एक जमींदार की बेटी थी, जबकि अक्षरा एक गरीब किसान की बेटी थी। उसके बावजूद भी अर्चना कावेरी उसकी बहुत अच्छी सहेली बनती है। स्कूल में वो बहुत प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। कुछ दिन बाद अर्चना और तान्या अक्षरा से मिलने उसके घर आती हैं तो शाम के वक्त उसे कांपता हुआ देखती हैं। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, वहाँ 40 कमरे हैं। ये क्या, हमारी अक्षरा तो बहुत कांप रही है। हाँ, उस पर कोई स्वेटर नहीं है, देख पतली सी शॉल ओढ़कर बैठी हुई है, इसमें उसकी क्या ठंड रुकेगी। यार, हमारे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है और उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। चल हम अपने घर से उसे स्वेटर और जैकेट लाकर देते हैं। फिर दोनों सहेलियां अपने घर जाकर उसके लिए गरम दस्ताने, स्वेटर, जैकेट लाकर देती हैं। अक्षरा, ये देख हम तेरे लिए क्या लाए हैं, इसे पहन ले, बहुत ठंड हो रही है आजकल। अरे तुम दोनों ये क्यों कर रही हो? फिर तुम सर्दी में क्या पहनोगी? चिंता मत कर, हमारे पास बहुत कपड़े हैं, पर हम तुझे ठंड में ठिठुरते हुए नहीं देख सकते हैं, तुम्हारी दोस्त जो है। शुक्रिया तुम दोनों का यार, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। ए सेंटी मत हो, अब चल खेलते हैं, इसे पहन। तीनों सहेलियां खेलने लगती हैं। वक्त गुजरता है, तीनों बच्चे 12वीं तक पढ़ाई कर लेते हैं, पर दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती हैं और गरीब अक्षरा के माँ बाप उसकी शादी एक गरीब खाने में अमन नाम के लड़के से कर देते हैं, जहां वह अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी और उसे गरीबी में रहने की कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वह मायके में भी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करके जी रही थी। पर अचानक से अमन का काम छूट जाता है और सास ससुर वैसे ही बीमार थे। एक दिन ससुर जोर जोर से खांसते हैं। अरे पापा जी, पानी पी लीजिए। माँ जी, जरा खांसी की दवाई दीजिए, सुबह मैंने पिलाई नहीं थी। अरे बहू, तेरे पापा जी की दवाई खत्म हो चुकी है और पैसे भी नहीं हैं, कल रात से ही खुल खुल कर रहे हैं। हे भगवान, सर्दी की वजह से पापा जी को सर्दी जुकाम खांसी हो गया है। कंबल तो निकाल दिए थे मैंने, अब पैसे कहाँ से लाऊं, दवाई लानी है। अमन जी को पता नहीं अभी तक नौकरी मिली है या नहीं। तभी अमन का फोन आता है कि वह काम के सिलसिले में शहर चला गया है। ऐसे में अक्षरा को घर का ख्याल
खुद रखना पड़ता है। पैसों की तंगी हो रही थी। पहले तो उसे कहीं काम नहीं मिलता, फिर एक दिन कोकिला नाम की एक सेठानी उसे काम पर रख लेती है। अब शक्ल क्या देख रही है, जा जाकर बर्तन साफ कर, उसके बाद झाड़ू लगानी है। जी मालकिन। फिर अक्षरा उस मालकिन के घर का काम करने लगती है। ठंडे पानी से बर्तन धोने पर उसकी उंगलियां सूज जाती हैं। हे भगवान, ये काम करने में उंगलियां बहुत दर्द हो रही हैं, सूज भी गई हैं। पता नहीं मुझे इतनी जल्दी सर्दी क्यों लग जाती है। इतना तो मुझे करना पड़ेगा माँ जी पापा जी के लिए। सोचा था शादी के बाद गरीबी में जीवन बिताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। ओ कलमुही, इतनी देर हो गई है, धीरे धीरे हाथ क्या चला रही है? चाय बना कर ला मेरे लिए। जी लाई। फिर अक्षरा चाय बना कर ले आती है। ऐसे ही वो 1 महीने तक नौकरानी का काम करती है। ठंड में बाहर जाने से और ठंडे पानी से कपड़े बर्तन धोने पर उसे सर्दी जुकाम के साथ हाथ पैर की उंगलियां भी सूज जाती हैं। फिर भी अक्षरा काम करना नहीं छोड़ती। वो कहते हैं ना कि गरीबी इंसान से कुछ भी करवा देती है। एक दिन जब वह घर लौटती है तो उसे घर की सफाई में अपनी सहेली का दिया हुआ बचपन का स्वेटर मिलता है, जिसे देखकर वह बचपन की यादों में चली जाती है। अरे, ये स्वेटर तो मुझे तान्या और अर्चना ने दिया था। काश उनसे मिल पाती। कब से मिली नहीं हूं मैं उनसे। वो होती तो मुझे ऐसे हाल में देखकर जरूर डांटती। अक्षरा बहुत भावुक हो जाती है और फिर आंगन में ठंडे पानी से बर्तन धो ही रही होती है कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर बड़ी सी गाड़ी आती है और उसमें से उसकी दोनों अमीर सहेलियां उतरती हैं। अक्षरा को इस हालत में देखकर दोनों सहेलियां कहती हैं, हे भगवान, हम इतने दिनों बाद इससे मिलने आए हैं और इसकी हालत तो देखो, बदन पर ठंड का एक भी कपड़ा नहीं है और ठिठुरते हुए ठंडे पानी से बर्तन धो रही है ये, और इसकी जिंदगी आज भी उसी गरीबी में है। हाँ यार, बहुत ठंड लग रही है। ये देख उसकी दोनों सहेलियां रोने लगती हैं और उसके पास आकर अचानक से गले लग जाती हैं। कोई पागल है क्या? अब तो सुधर जा। अरे तुम दोनों, यहाँ मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और हम भी तुझे याद कर रहे थे। पहले अंदर चल, बाहर बहुत ठंड है। फिर अक्षरा अपनी अमीर सहेलियों को चाय बनाकर देती है। लो चाय पियो, पीकर देखो, अच्छा लगेगा। सर्दी हो रही है ना? ये सब छोड़, ये तूने अपनी क्या दशा बना रखी है? तूने ठंड का एक भी कपड़ा, स्वेटर, शॉल नहीं पहना है। अब तो सुधर जा। जनवरी की ठंड का कड़क महीना चल रहा है। ये छोड़ तान्या, इसकी उंगलियां देख, हाथ और पैरों की कितनी सूज रखी है। ये क्या किया पागल? तू इतने ठंडे पानी में क्यों काम कर रही है? हाँ तो क्या हो गया? अब बच्ची नहीं हूं मैं, बर्दाश्त कर लेती हूँ। बकवास बंद कर। तू जरूर बड़ी हो गई होगी, लेकिन इंसान की आदतें नहीं बदलती। और ये हमें देखकर पता चल गया। आंटी, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो इसे? बेटा, मैं क्या कहूँ, इसे कहकर थक गई, लेकिन इसे अपनी कोई चिंता ही नहीं है। मेरी नहीं सुनती, अब तुम ही डांटो। गरीबी इतनी आ गई है कि बाहर भी काम करती, घर का करने नहीं देती और उन पैसों से हमारा ख्याल रखती है। अपने लिए कोई स्वेटर नहीं लेती। अक्षरा, तू पागल है क्या यार? अगर तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो अपने सास ससुर और पति का ख्याल कैसे रखेगी? घर कैसे संभालेगी? कुछ तो होश रख। ये ले मेरी शॉल, खुद से दूर कभी मत करना। हम जानते थे तू बिल्कुल भी नहीं बदली होगी, इसलिए तेरे ठंड के कपड़े लेकर आए हैं। और माँ जी पापा जी आपके लिए भी हैं। अरे बेटिया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पापा जी, ये तो हमारा प्यार है। देख अक्षरा, अपना ख्याल रख ले, या तो हम भी तेरी तरह करने लगेंगे। अरे नहीं, तुम ऐसा मत करना, अब से ख्याल रखूंगी मैं। पर क्या करूं, इनकी नौकरी नहीं लगी तो मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। उसकी फिक्र मत कर, हम अपने पति से बात करेंगे, वो नौकरी लगवा देंगे जरूर। चल अब हमारे साथ गपशप कर। इस तरह 2 अमीर सहेलियां अपनी गरीब सहेली के ससुराल आकर बचपन की यादों को ताजा करती हैं और उसे ठंड के कपड़े देकर मदद करती हैं। साथ ही कुछ समय बाद उसके पति की नौकरी भी लगवा देती हैं। फिर गरीब अक्षरा भी अपने बदलते हालातों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वाह, ये ड्रेस तो मुझ पर काफी अच्छी लग रही है। आज तो रौनित मुझे इतनी हॉट ड्रेस में देखकर फ्लैट ही हो जाएगा। आज मैं रौनित को बता ही दूंगी
कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। पारुल, खुद से क्या बात कर रही हो? कॉलेज नहीं चलना क्या? चलना तो है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। आज मैं गाड़ी में अकेले जाऊंगी, तुम बस से आ जाना। लेकिन क्यों पारुल? हम तो रोज ही एक साथ कॉलेज जाते हैं ना। और अगर मैं बस से आऊंगी तो मुझे कॉलेज पहुंचने में लेट हो जाएगा। हाँ, तो एक दिन लेट हो जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और वैसे भी आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, तो मैं तुम जैसी कल्लू माई के साथ जाकर अपना स्पेशल डे खराब नहीं कर सकती। ओके? इतना कहकर पारुल अकेली गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और बेचारी पंक्ति बस में धक्के खाते हुए कॉलेज पहुंचती है। तू अब आ रही है? जानती है टाइम क्या हो रहा है? क्या करूं यार, रास्ते में ट्रैफिक इतना था कि टाइम से पहुंच ही नहीं पाई। ये सब छोड़ और बता कि रोनित कहाँ है? वो देख, वहां है रोनित। रिमशा के कहते ही पारुल जल्दी से अपने कॉलेज के सबसे हैंडसम बॉय रोनित के पास उसे प्रपोज करने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले पारुल रोनित के पास पहुंचती वहां पंक्ति आ जाती है। पंक्ति को देखकर रोनित पंक्ति के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपने कॉलेज के पास बने पार्क में जाने लगता है, जिसे देखकर पारुल को बहुत गुस्सा आता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे रोनित का हाथ पकड़े। ये शायद भूल गई है कि पारुल को जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके ही रहती है। पारुल घर चली जाती है और पंक्ति के आने का इंतजार करती है। पंक्ति के आते ही पारुल उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां पर पारुल और पंक्ति की मां सुलोचना भी आ जाती है। पारुल, तुझे शर्म नहीं आती अपनी ही बहन पर हाथ उठाते हुए? माँ, मेरा बस चले ना तो आज मैं इसका खून कर दूं। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ, इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे, ये अपनी औकात भूल गई है क्या? या आईने में इसने अपनी शक्ल देखना बंद कर दिया? रोनित कॉलेज का सबसे हैंडसम और रिच बॉय है और ये कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की। मुझ जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर वो इस काली को कैसे पसंद कर सकता है? पर रोनित मुझसे प्यार करता है और मैं रोनित से। उसने मेरी बाहरी खूबसूरती देखने की बजाय मेरी अंदर की खूबसूरती देखी है, समझी तू? पंक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। पंक्ति ने मुझे रोनित के बारे में पहले ही बता दिया था। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक तूने पंक्ति से हर चीज छीनी है, लेकिन आज मैं तुझे इससे इसका प्यार नहीं छीनने दूंगी, समझी तू? अपनी माँ की बात सुनकर पारुल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पंक्ति रंग रूप में बचपन से ही काली होती है, वहीं पारुल रंग रूप में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, जिसके चलते पारुल को हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है। लेकिन इन दोनों की माँ सुलोचना अपनी दोनों बेटियों में कभी भी काले और गोरे रंग का भेदभाव नहीं करती है और दोनों को एक जैसा प्यार करती है। लेकिन जब पारुल को ये बात पता चलता है कि जिस लड़के को वो इतने समय से चाहती थी वो लड़का उसकी काली बहन से प्यार करता है, जिससे पारुल पंक्ति से और ज्यादा नफरत करने लगती है। लेकिन अपनी माँ की वजह से पारुल कुछ भी नहीं कर पाती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और एक दिन, अरे, ये कॉलेज में नया लड़का कौन है? दिखने में तो काफी हैंडसम और अमीर दिख रहा है। अरे, ये रोनित का भाई रॉकी है। बिल्कुल रोनित की तरह हैंडसम है ना? क्या सच में? रिमशा की बात सुनकर पारुल हैरान रह जाती है और जब पारुल रोनित का पीछा छोड़कर रॉकी का पीछा करने लगती है और उसे अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसा लेती है, ये सोचकर कि वो अब पंक्ति से बदला लेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। जहां पंक्ति की शादी उसके प्यार रोनित से होती है, वहीं पारुल की शादी रॉकी से हो जाती है। शादी के बाद उन दोनों की सास लता उन दोनों का बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश करती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। तुम तो साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो डायमंड नेकलेस है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये मुझ पर थोड़े ना अच्छा लगेगा। ये तो सिर्फ गोरी लड़कियों पर अच्छा लगता है, ना कि मुझ जैसी काली पर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। तुम जैसा लाइफ पार्टनर मुझे इस पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलता, समझी? रोनित की बात सुनकर पंक्ति रोनित के गले लग जाती है। ये क्या, आप शराब पी रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप ड्रिंक स्मोक कुछ भी नहीं करते, फिर ये सब? वो तो तुझसे शादी करने के लिए झूठ बोला था। शराब सिगरेट पीना ये तो मेरी जिंदगी है। चल अब मेरे लिए एक बढ़िया सी ड्रिंक बना दे, चल। यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला? मैंने गलती कर दी तुम पर भरोसा करके। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझसे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है?
अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। सोचा था इतने अच्छे घर की लड़की है तो शादी के बाद दहेज तो लेकर आएगी, लेकिन तू तो एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई। हाँ, अब मेरी शराब का खर्चा कैसे निकलेगा। शादी के बाद जहां पंक्ति का पति रोनित उसे हमेशा प्यार करता है और उसका ख्याल रखता है, उसे गिफ्ट देता है, वहीं रॉकी ये सब करने की बजाय दिन रात शराब पीकर पारुल को मारता है। पारुल जानती थी कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और एक दिन दोनों बहनों को पता चलता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट हैं। सुनिए जी, अब आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में पंक्ति? तुमने आज मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खुशखबरी सुनाई है मुझे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आज के बाद तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम ही आराम करोगी और हमेशा हेल्दी फूड खाओगी। जहां एक तरफ रोनित पापा बनने की खुशी में सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, वहीं रॉकी। क्या तुम माँ बनने वाली है? एक तो मेरा यहाँ शराब का खर्चा नहीं निकल रहा है, ऊपर से अब इस बच्चे का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। अरे बच्चा नहीं चाहिए मुझे, गिरा दे इस बच्चे को। कहाँ से कमा कर लाऊंगा मैं इस बच्चे को पालने के लिए पैसे? नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। शराब के नशे ने आपको पागल बना दिया है, जो आज आप अपने ही बच्चे को गिराने की बात कर रहे हैं। पारुल की बात सुनकर रॉकी पारुल के साथ मारपीट करता है। समय गुजरता है और 8वां महीना शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ पंक्ति की प्रेगनेंसी में रोनित पंक्ति के साथ रहता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है, वहीं रॉकी हमेशा पारुल को मारता रहता है। महीने गुजरते हैं और वहीं रोज रोज की मारपीट से पारुल की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही है, जा मेरे लिए चखना बना कर ला। शर्म नहीं आती आपको? मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में आप मुझे चखना बनाने के लिए बोल रहे हैं। पारुल की बात सुनकर रॉकी बिना कुछ सोचे समझे पारुल को मारने लगता है और गुस्से में पारुल को धक्का दे देता है, जिससे पारुल अपने पेट के बल पर गिर जाती है और पारुल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। पारुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहां पर आ जाते हैं और पारुल को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए, कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। माँ और बच्चे में से किसी एक को ही हम बचा सकते थे, इसलिए बस हमने माँ को बचाया। तुम्हारी इस नशे की लत की वजह से मेरी बहन ने अपना बच्चा खो दिया। तुम इस बच्चे के कातिल हो और तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। रोनित, जल्दी से पुलिस को कॉल लगाइए। इस पापी को तो आज मैं जेल में जरूर भिजवा कर ही रहूंगी। इसने मेरी बहन पर बहुत अत्याचार किए हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। पर पारुल, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। लेकिन पारुल ये समझ जाती है कि पैसों के चक्कर में अपनी बहन से बदला लेने के लिए उसने रॉकी जैसे इंसान से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसने अपना बच्चा खोकर भुगत लिया। जिससे हम लोग भी ये समझ सकते हैं कि ईर्ष्या और लालच के चक्कर में हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना इसका अंजाम तो आज हम सभी लोग इस कहानी के माध्यम से देख ही रहे हैं।